आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। क्या है वंशागति का आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले आपके प्लेलिस्ट में वन शॉर्ट वीडियो के तहत आपके प्रत्येक चैप्टर का एक ही वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जिसको एक एक कर हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को पिन कर देंगे। आप लोग उस लिंक से जाकर वहां से प्रत्येक चैप्टर के वन शॉट वीडियो को देखकर अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो दिखा जा रहा है। इसके पहले वाले चैप्टर में वंशागति क्या होती है, मेंडल के नियम, सब कुछ आपको बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार। अब हम लोग एक एक कर एग्जाम में आने वाले प्रत्येक पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या वंशागति क्या होती है। देखिए इसके पहले कहा जाता है कि प्रत्येक जीव क्या किया जाता है, प्रत्येक जीव जनन करके अपने एक प्रमुख लक्षण कहा जाता है कि जो प्रत्येक जीव जो जनन करते हैं, जनन कहा जाता है कि जीवों का एक प्रमुख लक्षण है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जनन करके अपने वंश को, या तो कहा जा सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है या पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। अब कहा जाता है जीवों में लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहा जाता है आनुवंशिकता या वंशागति। कहा जा रहा है कि वंशागति वंश के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। अब कहा जाता है उसमें कुछ ऐसे आणविक आधार मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षण के साथ साथ उसके कुछ न कुछ आणविक आधार होते हैं। तो उसी भागों को हम इस चैप्टर में एक एक कर कवर करते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में, कहा जाता है जीवों के विभिन्न लक्षण जो होते हैं उनके जननी पदार्थ में उनको सूचना के ही परिणाम होते हैं। ये सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती है, आनुवंशिकता की छोटी इकाई डीएनए, या तो कहा जाता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। तो हम लोग एक एक कर इसके आणविक आधार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसकी खोज या आनुवंशिक पदार्थ की खोज के बारे में क्या क्या स्पष्ट किया गया है। देखिए क्या है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। क्या आनुवंशिक पदार्थ की खोज में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की क्या कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की देखिए क्या 19वीं सदी की वैज्ञानिक में कहा जाता वैज्ञानिक में एक मतभेद रहा था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ मानते। कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी तक जब लोगों में विभिन्न प्रकार का मतभेद था तो वहां पर उस समय जो प्रोटीन था, प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ की इकाई मानते थे। लेकिन कहा जा रहा है जैसे ही 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो वहां पर फ्रेडरिक मिश्र, कौन से वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिश्र नामक वैज्ञानिक ने कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक मिश्र नामक वैज्ञानिक ने
ल्यूकनिन की खोज की, क्या न्यूक्लिन की खोज की, जिसमें पुनः विवाद शुरू हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। कहा जा रहा है कि उस समय हुआ था कि फ्रेडरिक मिशर ने बताया था कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन की आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है, क्या न्यूक्लिक है। अब कहा जा रहा है कि फिर 20वीं शताब्दी में कई प्रयोगों द्वारा अनेक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे शुरुआत में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में कि किस प्रकार से एक जीव की सबसे छोटी इकाई को अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए, लेकिन प्राचीन या कहा जाता है 19वीं शताब्दी तक ये सभी आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन हुआ करते थे, लोगों का मानना था। अब अगला कहा जा रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ के प्रयोग किस प्रकार से किया गया था, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिश का प्रयोग, कहा जा रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिश का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले कहा जाए ग्रिफिश ने अपने प्रयोग में, क्या ग्रिफिश ने अपने प्रयोग में न्यूक्लिया रोग के, क्या निमोनिया रोग के जीवाणु, कहा जा रहा है कि निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है, आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा इसके वाहक कौन से होते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब अगला देखिए क्या है, निमोनिया के जीवाणु न्यूक्लियोकोकाई को गर्म किया, क्या है, नीमोकोकाई को गर्म किया, वे मृत हो गए। इनमें न्यूक्लिक अम्ल में क्या डीएनए की अतिरिक्त सभी पदार्थ जो प्रोटीन होते हैं, जो इसको निष्क्रिय हो गया है। अब उन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक प्रयोगजनकी जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश कराने पर चूहे को निमोनिया रोग हो गया और वह मृत हो गया, क्योंकि निर्जीव जीवाणु का, कहा जा रहा है कि क्योंकि निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लिक अम्ल सजीव आरोग्यजनक जीवाणु के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया गया था। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर चूहा क्या जाता है, मृत हो जाता है, तो कहा जाता है कि निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लिक अम्ल सजीव आरोग्यजनक जीवाणु के आनुवंशिक लक्षण में परिवर्तित करके उसे रोगजनक जीवाणु में बदल देता है। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कि प्रत्येक जीव का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या है, प्रत्येक जीव का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, किसी भी जीव की कोशिका में। कहाँ पाया जाता है, किसी भी जीव की कोशिका में पाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोशिका की खोज 1665 में, मृत कोशिका की खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर है कि आनुवंशिक पदार्थ की जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, डीएनए होती है। आखिरकार डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो प्रत्येक जीव की कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक की खोज कौन किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या कहा जा रहा है कि या तो एक इसमें केंद्रक में कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में तो आपका केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसका न्यूक्लिक अम्ल उसके प्रोकैरियोटिक के जीव द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन जब बात किया जाता है यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, तो उसके केंद्रक में कहा जाता है कि कोशिका के केंद्रक में जितने भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि नगेली द्वारा, कहा जाता है कि नगेली वैज्ञानिक के द्वारा पादप कोशिका के केंद्रक में क्या उसकी रचना को देखा गया था, किसकी, पादप के आनुवंशिक भागों को। उसी के बाद कहा जा रहा है कि वाल्डेयर ने, कौन से वैज्ञानिक, वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र के बारे में बताया था। कौन, वाल्डेयर ने
वाल्डेयर ने गुणसूत्र के बारे में स्पष्ट रूप से समझाता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरे के पूरे गुणसूत्र की संरचनात्मक इकाई, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, वाल्डेयर क्या है, जीन क्या है, सभी के बारे में आपको कवर करा दिया गया, जिसके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब क्या सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक में यह देखा कि संतति कोशिका में बराबर मात्रा में गुणसूत्रों की लंबाई, क्या गुणसूत्र लंबाई में दो अर्ध भागों में विभाजित रहता है। कहा रहा है कि वैज्ञानिक कौन, फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम देखा कि कोशिका के केंद्रक में संतति कोशिका में बराबर मात्रा में गुणसूत्र लंबाई में दो अर्ध भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको कहा जाता है आनुवंशिक पदार्थ की खोज की छोटी इकाई। अब कहा जाता है कि वान बेनिडेन कौन कौन सा वैज्ञानिक है, वान बेनिडेन नामक वैज्ञानिक ने बेनिडेन कौन है, वान बेनिडेन नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि सभी दैहिक कोशिकाओं में दंडवत संरचना, या कहा जा सकता है कि गुणसूत्र की संख्या समान होती है। कहा जा रहा है कि वान बेनिडेन ने बताया कि प्रत्येक सभी दैहिक कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह समान होती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो युग्मक कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कहा जा रहा है कि आनुवंशिक पदार्थों में क्या जाता है, क्या यह आनुवंशिक पदार्थों में पाया जाता है, या तो कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीव की कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन जब इसकी संतति कोशिकाएं होती है तो उसके गुणसूत्रों की संख्या उसकी आधी होती है। यही कौन बताता, वॉन बेनी डे नामक वैज्ञानिक ने इसमें स्पष्ट किए थे कि किस प्रकार से आनुवंशिकता की, या कहा जा सकता है कि आनुवंशिक इकाई की खोज किया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रत्येक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी पॉइंट को आप लोग इसकी किए बिना आप लोग पूरे क्लास को देखिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आपकी क्लास में ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बस 1 से 2 बार उसको बस आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, और आपके यही आपके एग्जाम्स के लिए ही नहीं अपितु आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आप कहा जा रहा है कि ओस्टवाल्ड एवेरी का प्रयोग, दूसरा कहा जा रहा है कि ओस्टवाल्ड एवेरी का प्रयोग बताया जा रहा है कि इसके पहले बताया था कि आनुवंशिकता की इकाई क्या थी, आपकी प्रोटीन थी, लेकिन उसमें बताया गया कि किस प्रकार से प्रोटीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। तो उस समय के वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रत्येक जीव में प्रोटीन ही उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ओस्टवाल्ड एवेरी का प्रयोग है कि एक देखिए ग्रिफिश के बाद ओस्टवाल्ड एवेरी ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक से मिलकर यह पता लगाया कि अरोगजनक जीवाणु का आनुवंशिक रूपांतरण रोगजनक जीवाणु का डीएनए ही बदलता है। कहा जा रहा है कि देखिए, कहा जा रहा है कि अरोगजनक जीवाणु का आनुवंशिक जो रूपांतरण होता है यह रोगजनक जीवाणु के डीएनए ही बदलता है। कहा जा रहा है कि देखिए, एक स्वच्छ कोई जीव है, एक या अस्वस्थ जीव है। अब कहा जाता है कि इससे ये क्या है, ये अस्वस्थ है, ये स्वस्थ है, तो अस्वस्थ जीवाणु से स्वस्थ जीवाणु का डीएनए बदल जाता है। ये कौन बताता है, ओस्टवाल्ड एवेरी ने। अब कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के कहा जाता है कि उसके जो रोगग्रस्त होती है उनके द्वारा उनके जीवाणु से डीएनए ही बदल जाता है, जिसे ये प्रोटीन नहीं, देखिए कहा जा रहा है कि डीएनए की संरचना या डीएनए में बदलाव होता है, उसके प्रोटीन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ये कौन बताता है, ओस्टवाल्ड एवेरी ने। कहा जाता है कि इस बात से यह स्पष्ट किया जाता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है
कहा जा रहा है कि इससे ये पता चलता है कि आनुवंशिक पदार्थ की जो बात किया जा रहा है वो डीएनए ही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें नोट है कि शीघ्र ही अल्फ्रेड मस्काई ने यह सिद्ध किया कि जीव की समस्त दैहिक कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, डीएनए समान होती है। अब कहा जाता है उसके युग्मकों में, उसके युग्मक कहा जा रहा है कि अगर देखिए अभी आपको इसके पहले बताया गया कि जो संतति कोशिका जनक कोशिकाएं होती है, जनक से संतति कोशिकाओं में उसकी जो डीएनए होती है उसकी क्या हो जाती है, आदि हो जाती है। अंततः कहा जा रहा है कि अंत में कौन कौन से दो वैज्ञानिक है, हर्शले व चेज नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता रहता है। अगला कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। क्या आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति किस प्रकार से होती है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या जैव रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि जैविक तत्व जैव रसायनों का बना होता है। जैसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव का जो जैविक तत्व होता है उसके जैव रासायनिक का बना होता है, अतः आनुवंशिक पदार्थ भी जैव रासायनिक होता है। कहा जा रहा है कि जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, इसके अपघटक क्या होते हैं, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप उसको देखकर आप कवर कर सकते हैं। अगला क्या है कि एक जीव का आनुवंशिक पदार्थ हजारों जीन्स का बना होता है। कहा जा रहा है कि एक जीव का आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वह हजारों जीन्स का बना होता है। अतः एक जैव रसायन के आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण उसमें उच्च कोटि की विविधता आवश्यक होती है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव में, अगला क्या है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, या कहा जा रहा है कि जो डीएनए होती है, डीएनए में गुणन या प्रतिकृति या रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होती है उसके उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रक्रमों में व्यवस्थित होकर बड़े अणुओं का निर्माण करते। कहा जाता है कि इसके बीच में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और सभी एक एक क्रम से या विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश जीवों में जो डीएनए होती है उसकी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है। कहा जा रहा है कि आनुवंशिक जीवों में जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होता है, ना कि प्रोटीन। अगला कि कुछ जीव जैसे जीवाणु इत्यादि में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ जीवाणु ऐसे थे जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के बदले में क्या थे, आरएनए थे। अब अगला पॉइंट है कि अनुलेखन के दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह निर्देशन आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड के रूप में वहन करता है जो अनुवादन या ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण करता है। कहा जा रहा है कि डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये अनुलेखन के द्वारा या ट्रांसलेशन के दौरान भी प्रोटीन में एमिनो अम्ल के क्रम का निर्धारण किया जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ के मुख्य रूप से उसके जैविक प्रकृति के बारे में हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है, पूरी की पूरी मात्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के स्पष्ट रूप से अध्ययन। देखिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, देखिए सिंपल सा है कि पहले इसके फुल फॉर्म क्या था, डीएनए। देखिए क्या डीएनए, क्या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए होती है इसकी खोज क्या होती है। देखिए डीएनए की खोज 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक मिश्चर ने, कौन थे, फ्रीडरिक मिश्चर ने किया था। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो डीएनए की खोज थे 1869 में जर्मन रसायन शास्त्र फ्रीडरिक मिश्चर ने किया था। इन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक में से
एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इनका नाम न्यूक्लिन दिया। जैसे कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले क्या 1869 में क्या करता है कि इसको मानव कोशिका के केंद्रक में एक सफेद रंग का द्रव्य का संश्लेषण मतलब का निर्माण करता है जिसका नाम न्यूक्लिन दिया। इन्होंने कहा था कि अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। कहा जा रहा है कि ये कोशिका के केंद्रक में वाले भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया केंद्रक अम्ल। कैसा है, केंद्रकीय अम्लीय होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे हम देखते हैं कि डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति। जो डीएनए होता है वो कोशिका में पाया जाता है। तो किन देखिए कोशिकाएं संरचना के आधार पर देखा जाता है तो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो क्या आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है तो उसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है। हम लोग इसके ऊपर देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक या पूर्व केंद्र की कोशिकाएं होती है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, अतः डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें डीएनए प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है जो कि अतिरिक्त गुणसूत्र तत्व होता है। कहा जा रहा है कि देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है एक केंद्रक विहीन होता है। तो जब केंद्रक विहीन होता है तो सभी आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाए जाते हैं। तो इसमें जीव उसके कोशिका के जीव द्रव्य में पाया जाता है, या कहा जाता है कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसे न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो डीएनए होता है उसके प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय तत्व होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सुकेंद्र की कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका, एक क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि डीएनए एक जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित रहता है जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इसे केंद्रक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। आगे देखिए क्या है कि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में उपस्थित होती है। देखिए क्या जाता है, इस प्रकार से क्या केंद्रक के छोटे भाग को क्या कोशिका के छोटे भागों में क्या केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में धागे जैसे संरचनाएं पाई जाती है जिसे तंतु कहा जाता है। अब ये तंतु किसका बनाता है, इसका नाम होता है क्रोमैटिन तंतु या अब कहा जाता है इसी को गुणसूत्र कहा जाता है। क्या गुणसूत्र होता है, क्रोमैटिन तंतु के छोटे भागों को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र के छोटे भागों को डीएनए कहा जाता है, डीएनए के छोटे भागों को जीन कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है कि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कहा जाता है कि अधिकांशतः जो डीएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे थे जिसमें डीएनए पाया जा रहा था तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। सभी पादपों जंतुओं तथा कुछ जीवाणुओं में डीएनए द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स होता है। इसके अतिरिक्त 5X174 नामक जीवाणु में एक कुंडलित डीएनए या सिंगल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। ज़्यादातर जो जीव होते हैं इसमें डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, लेकिन आपके कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए पाए जा रहे थे। अगला क्या है कि डीएनए के प्रकार। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए देखिए डीएनए अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें जो निम्नवत है, नंबर 1 की बात किया जा रहा है आकृति के आधार पर। कहा जाता है आकृति के आधार पर डीएनए दो प्रकार के होते हैं, वृत्तीय डीएनए या रेखीय डीएनए। कहा जाता है कि वृत्तीय या सर्कुलर डीएनए, दूसरा कहा जा रहा है कि लाइनर डीएनए। अब देखिए क्या है, वृत्तीय डीएनए देखिए अनेक पूर्व केंद्र की या प्रोकैरियोटिक जीव में जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल
में जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर एक वृत्तीय डीएनए एक वृत्त के जैसा डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए नग्न होते हैं क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं उसके जो आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि ये अधिक से अधिक जैसे जीवाणु में तथा नीलहरी शैवालों में पाए जाते हैं। इसके जो केंद्र डीएनए होते हैं ये दोनों छोरों पर आपस में जुड़कर एक वृत्त जैसे संरचना का निर्माण करते हैं जिसे वृत्तीय डीएनए कहा जाता है। ये नग्न होते हैं क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनमें पॉलीएमीन से संयोजित पाया जाता है। ये अत्यधिक वलित अयुग्मित होते हैं। ये अत्यधिक कैसे होते हैं? वलित होते हैं, अयुग्मित होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक और कोशिका कला से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक और कोशिका कला से जुड़ी होती हैं तथा डीएनए भी यही उपलब्ध होती है। कहा जाता है कि डीएनए भी यही उपलब्ध होती है। कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक वृत्ताकार छोटे डीएनए होते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक वृत्ताकार छोटे डीएनए होते हैं जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। दूसरा कहा जा रहा है रेखी डीएनए क्या होते हैं? अगला देखिए, ए उसमें क्या जाता है वो वृत्तीय डीएनए प्रोकैरियोटिक में था। एक किसमें? यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। इस डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र तथा हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होता है। इन कोशिकाओं में वृत्ताकार एवं रेखी दोनों प्रकार के डीएनए अणु होते हैं। एक द्विगुणित केंद्रकीय डीएनए तथा दूसरा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं वर्णक में बाह्य केंद्रकीय डीएनए होता है। कहा जा रहा है कि एक द्विगुणित केंद्रिक डीएनए तथा दूसरा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं वर्णक में बाह्य केंद्रकीय डीएनए होता है। जैसे बात किया जा रहा है कि कुछ पूर्व केंद्र की या कुछ प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन रहित कोशिका डीएनए पाया जाता है जैसे माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लौक में हिस्टोन रहित वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। कुछ में कहा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो डीएनए उसमें रेखी डीएनए होती है, लेकिन जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लौक में हिस्टोन प्रोटीन वृत्तीय डीएनए में पाया जाता है। दूसरी की बात किया जा रहा है कि रचना के आधार पर डीएनए का है। रचना के आधार पर डीएनए, तो रचना के आधार पर डीएनए मुख्य निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि बी डीएनए या कहा जाता है इसको बैलेंस डीएनए या संतुलित डीएनए। कहा जाता है कि वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित डीएनए मॉडल के अनुसार, कहा जाता है कि वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त या हमेशा क्या होता है क्लॉकवाइज होते हैं। जो डीएनए वाटसन और क्रिक ने संरचना के आधार पर डीएनए को स्पष्ट रूप से समझाया, तो इसमें कह रहे हैं कि जो डीएनए होते हैं वह क्लॉकवाइज कुंडलित होते हैं जिसे बी डीएनए या संतुलित डीएनए या बैलेंस डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए डीएनए को कहा जा रहा है कि यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। इसके प्रत्येक कुंडल में 11 न्यूक्लियोटाइड्स युग्म होते हैं। क्षार युग्म के लंबवत 20 डिग्री पर स्थित होता है। ये कहा जाता है कि जो ए डीएनए होता है ये क्षार युग्म के लंबवत 20 डिग्री पर स्थित होते हैं। उसके बाद क्या सी डीएनए, इसके प्रत्येक कुंडल में 9 क्षार युग्मक होते हैं। कहा जा रहा है कि ए डीएनए पर 20 अंश पर स्थित होते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसमें और न्यूक्लियोटाइड्स की मात्रा कितने थे? 11 थे। अब सी डीएनए में 9 क्षार युग्मक होते हैं। अब डी डीएनए में इसके प्रत्येक कुंडल में 8 क्षारक युग्म होते हैं। देखिए डी डीएनए में 8 क्षारक, सी डीएनए में 9 क्षारक और ए डीएनए में 11 क्षारक होते हैं।
आगे क्या है, जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या है, या इसी को कहा जाता है कि जिग जैग डीएनए। अब देखिए क्या है, ये वामावर्त, बाकी देखिए बाकी सभी के सभी दक्षिणावर्त घूम रहे थे, ये क्लॉकवाइज थे, लेकिन ये जो जेड डीएनए है या वामावर्त घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये कुंडलित होता है। इसकी द्विकुंडलित टेढ़ी मेढ़ी, कहा जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग होती है। इसके प्रत्येक कुंडल में 12 क्षार युग्म होते हैं। देखिए बी डीएनए तथा जेड डीएनए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को अच्छे से आप लोग कवर करिएगा। अगला पॉइंट है कि आगे हम लोग ध्यान देते हैं कि डीएनए, देखिए डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते देते हैं कि जो डीएनए होता है यह आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिश्चर ने सन 1869 में प्रत्येक केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की इसे न्यूक्लिन नाम दिया। डीएनए पादप कोश पादप विषाणु के अतिरिक्त सभी सजीवों में स्थित महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है। इस शरीर की आत्मा भी कहा जाता है। जो शरीर की आत्मा होती है ये डीएनए में को कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि डीएनए का रासायनिक संगठन किस प्रकार से होता है। देखिए डीएनए के रासायनिक संगठन है, डीएनए के रासायनिक संगठन इस प्रकार है। नंबर 1 की बात क्या किया जा रहा है कि डीएनए में मुख्य रूप से शर्करा फास्फेट समूह तथा नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तीन मुख्य संगठन पाए जाते हैं, शर्करा फास्फेट समूह तथा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अब इसमें शर्करा की बात करते हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या जाती है, डीएनए में राइबोज, कौन से, डबल राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब दूसरा क्या है, फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के रूप में होता है। क्या, फास्फोरिक अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा 3, फास्फोरस की मात्रा 1 व ऑक्सीजन की मात्रा 4 होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन व पिरिमिडिन। प्यूरिन, देखिए प्यूरिन व पिरिमिडिन होते हैं। तो प्यूरिन जो होता है इसमें इस कौन कौन से मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एडिनिन व ग्वानिन होते हैं। लेकिन जो पिरिमिडिन होते हैं ये थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल भी होता है। क्या था, यूरेसिल होता है, लेकिन ये जो यूरेसिल होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो कौन कौन सा जगह, थाइमिन तथा साइटोसिन होते हैं। तो प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन तथा पिरिमिडिन में थाइमिन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कहा जा रहा है कि डीएनए की रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग देखते हैं उसके अध्ययन को। तो डीएनए की रासायनिक संरचना देखिए क्या है, केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि देखिए क्या, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्या जो डीएनए होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक समूहों का संयुक्त अणु है, जिसमें एक अणु फास्फेट समूह जिसको PO4 2 में कहा, एक क्या डीऑक्सीराइबोज तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। कहा जा रहा है कि इसमें एक अणु फास्फेट समूह के तथा एक डीऑक्सीराइबोज तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों के अतिरिक्त डीएनए की संरचना में शर्करा एवं फास्फेट समूह की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वह डीएनए व आरएनए के एकल के रूप में होते हैं। में मोनोसैकेराइड पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए होता है वो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वह डीएनए तथा आरएनए के एकलक होते हैं या एकल होते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर आप लोग वहां पर से देख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। आगे देखिए क्या है कि मोनोसैकेराइड पेंटोज शर्करा पाई जाती है जो संरचना के आधार पर डीऑक्सीराइबोज या डीएनए में तथा राइबोज शर्करा के में प्रकार की होती है। कहा जाता है कि जो संरचनाएं होती है ये मोनोसैकेराइड में, इसमें डीऑक्सीराइबोज और डीएनए में तथा राइबोज आरएनए में
आरएनए में होती है। आगे देखा जा रहा है कि डीऑक्सीराइबो शर्करा में 5 कार्बन समूह होते हैं। कहा जा रहा है कि डीऑक्सीराइबो शर्करा में 5 कार्बन शर्करा होती है, जिसमें 2 डिग्री कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु निकल आते हैं। कहा जा रहा है कि 5 कार्बन वाली शर्करा होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा, जिसमें 2 डिग्री कार्बन से अतिरिक्त 2 कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु निकल आते हैं, जबकि राइबोज शर्करा में यह उपस्थित होता है। अब कहा जा रहा है कि उसमें ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन परमाणु निकल जाते हैं, लेकिन राइबोज शर्करा में यह उपस्थित होते हैं। तो फास्फेट समूह जो PO4-2 होता है, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा फास्फेट होता है। इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझ रहे हैं। देखिए क्या है इसमें, देखिए मुख्य रूप से ये शर्कराएं होती है। शर्करा में कहा जाता है कि कार्बन की मात्रा यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन हो गया है। अब कहा जाता है ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन 2 पर हाइड्रोजन उपस्थित हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा कम हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन के समूह की मात्रा जुड़ जाती है, जिसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबो शर्करा कहा जाता है। अब राइबो शर्करा में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि कार्बन 2 पर OH कहा जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पर OH समूह की उपस्थिति हो जाती है, जिसके आधार पर इसको राइबो शर्करा में बांटा गया तथा इसको डीऑक्सीराइबो शर्करा में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर OH समूह हो जाने के कारण यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के जुड़ने को कहा जा रहा है राइबो शर्करा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षारक थे इसको किस प्रकार से वर्णित किया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए कहा जा रहा है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है या नाइट्रोजनी बेस हो जाता है, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। अब देखिए प्यूरिन क्या होता है, इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। क्या हो जाता है, जो प्यूरिन होता है एक कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं, जिसमें एडेनिन तथा ग्वानिन होती है। एडेनिन तथा ग्वानिन होती है, यह प्रमुख प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडिन वलय के कार्बन 4 व 5 दोनों वलय निर्माण की संरचना में संलग्न होती है। कहा जा रहा है कि जो प्यूरिन होता है इसमें पिरिमिडिन वलय के कार्बन 4 तथा 5 दोनों वलय निर्माण की संरचना में संलग्न होती है। इसके अतिरिक्त 5 सदस्यीय वलय कौन से 7 व 9 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इस संपूर्ण संरचना को प्यूरिन वलय या प्यूरिन रिंग कहते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिरिमिडिन में इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है। कहा जा रहा है कि इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना सिर्फ एक चक्र होता है। इसमें थायमिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरिमिडिन होते हैं। इसमें जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमिन जो होता है यह डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। कहा जा रहा है कि देखिए जो पिरिमिडिन होता है वो दोनों में डीएनए तथा आरएनए में बदला रहता है, लेकिन पिरिमिडिन जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो जो पिरिमिडिन होता है इसमें देखिए जो साइटोसिन होता है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो थायमिन तथा यूरेसिल होता है इसमें दोनों में बदलाव होता है। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। इसमें एक 6 सदस्यीय पिरिमिडिन वलय से बने होते हैं, जो कि बेंजीन वलय के समान होती है। इस वलय में 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यह 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसको कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड। इसमें न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा का अणु फास्फेट वर्ग
या फास्फेट ग्रुप के साथ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि क्षारक तथा राइबोज मिलकर एक राइबोसाइड का निर्माण करता है। अब एक क्षार प्लस एक डीऑक्सीराइबोज मिलकर डीऑक्सीराइबोज का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि क्षारक तथा डीऑक्सीराइबोज मिलकर डीऑक्सीराइबोज मिलकर डीऑक्सीराइबोसाइड का निर्माण करते हैं और एक क्षारक एक राइबोज मिलकर राइबोसाइड का निर्माण करते हैं, जो एक प्रकार के सभी एक प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि चारगाप का नियम। चारगाप का नियम क्या कह रहा है कि देखिए, चारगाप के नियम के अनुसार आप इसके ऊपर आपको 2 नंबर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि चारगाप के नियम के अनुसार सन 1950 में एरविल चारगाफ ने डीएनए के क्षारों व अन्य तत्वों के आधार पर निम्न क्या नियम बताए हैं, जो निम्नवत है। इसमें कहा जा रहा है कि एक जाति में प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षार युग्म समान अनुपात में थे। कहा जा रहा है कि एक जाति में प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारक युग्म समान अनुपात में होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न जाति में क्षार अणुओं की संख्या का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। कहा जा रहा है कि प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा समान होती है, लेकिन अलग अलग जंतुओं में या अलग अलग जातियों में क्षार अणुओं की संख्या का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। जैसे कहा जा रहा है कि एडेनिन, देखिए एडेनिन होते हैं, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। अब एडेनिन और ग्वानिन एक साथ तथा थाइमिन तथा साइटोसिन एक साथ मिलकर एक दूसरे के अनुपात के बराबर होते हैं। तो जो एडेनिन होता है वह बराबर होता है ग्वानिन के, और जो ग्वानिन होता है यह थाइमिन होता है बराबर साइटोसिन के। अब किस प्रकार से होते हैं इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब दूसरा क्या है कि एडेनिन की मात्रा सदैव थाइमिन तथा ग्वानिन की मात्रा सदैव साइटोसिन के बराबर होती है। अब एडेनिन बराबर थाइमिन तथा ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा व फास्फेट समान अनुपात में होते, कहा जा रहा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा व फास्फेट समान अनुपात में होते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि एडेनिन थाइमिन क्षार युग्म बहुत कम ही तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन क्षार युग्म के बराबर होते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा सदैव बराबर होती है, लेकिन एडेनिन तथा थाइमिन युग्म बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब देखिए इसके योग को बताया जा रहा है कि एडेनिन प्लस थाइमिन बटा के ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात चर परंतु एक जाति के लिए स्थिर होता है। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक जाति के लिए स्थिर होते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो जीव होते हैं जीव में यह अनुपात कम व उच्च जीवों में अधिक होता है। कहा जा रहा है कि जीव में यह अनुपात कम तथा उच्च जीवों में अधिक होता है। अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन आएगा कि किसी भी जीव में क्या ग्वानिन की मात्रा का बोला जा रहा है कि ग्वानिन की मात्रा 20% है, तो उस जीव में साइटोसिन की मात्रा कितनी होती है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए तो आपको कैसे करना है। देखिए बोला जा रहा है कि ग्वानिन बराबर एडेनिन होता है। देखिए अब एडेनिन के बराबर ग्वानिन होता है, एडेनिन बराबर ग्वानिन। अब अगला कहा जा रहा है कि जो थाइमिन होता है, देखिए थाइमिन हो गया या थाइमिन बराबर कितना साइटोसिन। अब देखिए बोला जा रहा है इसमें बोला गया ग्वानिन बराबर 40%, तो जो ग्वानिन होता है वह एडेनिन के बराबर होता है। तो अगर देखिए ए 20% हो गया, अगर जब ग्वानिन 20% हो गया तो आपका जो एडेनिन होगा ए भी 20% हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितने अनुपात का निर्माण करते हैं 40%। जब ये दोनों मिलकर कौन एडेनिन व ग्वानिन मिलकर 40% हिस्से को कवर करते हैं, तो बचा शेष प्रतिशत कितना हो गया 60%। अब देखिए 60% को हमको दो भागों में बांटना है, क्योंकि थाइमिन तथा साइटोसिन एक बराबर होते हैं। तो जितना थाइमिन होंगे उतना साइटोसिन होंगे, तो बचा हुआ शेष 60% भागों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। तो 30% आपका थाइमिन आएगा प्लस क्या हो जाएगा 30% यहाँ पर
साइटोसिन होगा। तो यहाँ पर थायमिन तथा साइटोसिन की मात्रा अधिक हो जा रही है, तो इसीलिए कहा जा रहा है इसमें कि जो थायमिन तथा साइटोसिन होते हैं ये कितने हो गए, 30%, बचा हुआ शेष ये 40%, ये मिलकर पूर्ण रूप से 100% का निर्माण करते हैं। ये पूरे के पूरे नियम को चारगाफ के नियम के द्वारा समझाया गया है। अब आगे देखिए कि डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है। डीएनए की संरचना को कौन या इसको मॉडल को कौन प्रतिपादित किया था, तो इसको सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक नामक वाटसन तथा क्रिक का मॉडल भी कहा जाता है। तो जो डीएनए होती है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। अब कहा जा रहा है कि यह द्विकुंडलित सर्पिलाकार व सीढ़ी नुमा संरचना होती है। जो डीएनए होता है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। इसके यह द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ी नुमा संरचना होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक प्यूरिन तथा एक पिरिमिडिन से ठीक समान जुड़ा होता है। कहा जाता है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके प्रत्येक समाक्षर की दूरी इसके बीच में कितनी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, जो सर्पिलाकार होता है इसमें इसके बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक ऐंठन करता है। कहा जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से कोलैप्स करते हैं, तो कोलैप्स वाले भाग के बीच में कहा जाता है कि 10 समाक्षर के बाद एक ऐंठन रहता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जिसकी दूरी लगभग में 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कहा जा रहा है इसके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन इसमें इसकी चौड़ाई लगभग में 20 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच व लघु खांच होते हैं। एक छोटा तथा एक बड़ा प्रकार के इसमें खांच पाए जाते हैं। इसको हम लोग इस चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया मॉडल इस प्रकार से है। देखिए विलियम्स, फ्रैंकलिन तथा एस्टरबरी इत्यादि ने एक्स किरण विवर्तन या एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा यह पता लगाया कि डीएनए में ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला परस्पर कुंडलित दशा में होती है। कहा जा रहा है कि इन कौन विल्सन, फ्रैंकलिन तथा एस्टरबरी ने एक्स किरणें प्रतिपादित कर या क्या विपरीत विवर्तन करके यह पाया कि जितने भी डीएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के श्रृंखला के द्वारा कुंडलित दशा में होते हैं। सन 1953 में जेडी वाटसन तथा HFC क्रिक्स या वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के अवयव को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए के अणु का क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए के अणु का एक द्विकुंडलित प्रतिरूप या डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। इसके लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहा जा रहा है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद वाटसन तथा क्रिक को 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसको हम लोग अब चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए एक दूसरे में कहा जा रहा है कि एक जो डीएनए होता है एक दूसरे को लगभग में 20 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम के चौड़ाई में बटे होते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए एडेनिन सदैव किसके साथ डबल बॉन्ड थायमिन के साथ, और कहा जा रहा है कि जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं। इसमें प्यूरिन तथा पिरिमिडिन दोनों होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि डबल खांच, देखिए एक खांच के मध्य में एक खांच और एक खांच के मध्य में 6 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अब कहा जाता है कि एक छोटा सा भाग हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि दूसरे खांच में कौन कौन से, देखिए एक ग्वानिन साइटोसिन था, यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन था। अब इन दोनों के बीच में 6 एंगस्ट्रॉम की खांच पाए जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एक ग्वानिन साइटोसिन के मध्य में दूसरे ग्वानिन साइटोसिन के मध्य में एक जो श्रृंखला पाई जाती है इसे दीर्घ खांच कहा जाता है। अब कहा जाता है कि एक प्यूरिन तथा पिरिमिडिन के मध्य में, देखिए एडेनिन थायमिन तथा एडेनिन के मध्य में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है।
अब कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से इसके मध्य में केंद्रीय मुख्य कुंजी या केंद्रीय मुख्य कुंजी अक्ष पाए जाते हैं। अब इसके बीच में देखिए एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, ये जो श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला देखो यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पर बंद हुई, खत्म हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक सर्पिल कुंडलित होती है जिसे 34 एंगस्ट्राम कहा जाता है। कितना? 34 एंगस्ट्राम के बराबर होता है, या उसके बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। अब कहा जा रहा है कि ये देखिए 5 डैश से शुरू होती है, तो 5 डैश से यहाँ पे शुरू होती है और लास्ट पॉइंट इसके 3 डैश पर ख़त्म होती है, और ये जो 3 डैश से शुरू होती है तो यहाँ पर 5 डैश से ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला से जुड़ी होती है। अब कहा जा रहा है कि इस किस बंध के द्वारा इन दोनों के मध्य में, कहा जा रहा है कि डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक बंध हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से वाटसन तथा क्रिक के द्वारा प्रतिपादित द्वि मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल को हम लोग अच्छे से समझे। आगे देखा जाता है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किस प्रकार से प्रतिपादित किया गया था, कि कहा जाए वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलीय प्रतिरूप के मुख्य लक्षण किस प्रकार से होते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं, तो जो डीएनए का प्रत्येक अणु 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे से सर्पिल क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहता है। कहा जा रहा है कि ये सदैव क्लॉकवाइज कुंडलित जुड़ी रहती है। इस प्रकार प्रत्येक डीएनए अणु में से 2 कुंडलित रचना होती है। इस द्विकुंडलित रचना का व्यास लगभग में 20 एंगस्ट्राम होता है। अब दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े थे। कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। कहा जा रहा है कि इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डैश कार्बन से तथा दूसरी ओर 3 डैश कार्बन के एस्टर बंध या ईस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कहा जा रहा है कि 5 डैश से ये शुरू होती है, 5 डैश कार्बन से, तो लास्ट में 3 डैश कार्बन होती है, जिसको एस्टर बंध या एस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इन एस्टर बंधों को फास्फोडाइएस्टर बंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध क्या होता है कि प्रत्येक डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, जिसमें 5 डैश कार्बन से 3 डैश कार्बन के मध्य बने हुए बंध को या जिससे जुड़े होते हैं उसे एस्टर बंध कहा जाता है। इन्हीं एस्टर बंधों को फास्फोडाइएस्टर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए क्या है कि सेकेंड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो डीएनए होता है, देखिए जो डीएनए होता है, ये दोनों श्रृंखला प्रति समांतर या ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है या एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल दशा में कुंडलित होती है, अर्थात एक श्रृंखला में डाइएस्टर बंध 3 डैश से शुरू होता है तो 5 डैश की दिशा में, तथा दूसरा श्रृंखला 5 डैश से शुरू होता है तो 3 डैश दिशा में होता है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दोनों श्रृंखलाओं की प्रत्येक शर्करा दोनों श्रृंखला की प्रत्येक शर्करा के कार्बन 1 में कार्बन 1 पर एक नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। कहा जाता है कि दोनों श्रृंखला की प्रत्येक शर्करा के कार्बन 1 या एक नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। यह चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में कोई भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें यह 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों में भी हो सकता है। ये क्षार द्विकुंडलन में अंदर की तरफ श्रृंखला आधार से समकोण बनाते हुए लगे रहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरे श्रृंखला के पिरिमिडिन से देखिए क्या, एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरे श्रृंखला के पिरिमिडिन से हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। कहा जा रहा है कि प्यूरिन व पिरिमिडिन एक किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके पहले आपको बताया गया कि किस बंध के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा भी ये आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको फास्फोडाइएस्टर बंध तथा हाइड्रोजन बंध के द्वारा कौन सा जुड़ा होता है, प्यूरिन व पिरिमिडिन जुड़े होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या, एक श्रृंखला के प्यूरिन पिरिमिडिन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े थे। अब कहा जाए इसमें एडेनिन सदैव थाइमिन से तथा साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की, एडेनिन व थाइमिन के मध्य में दो हाइड्रोजन आबंध या दो हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन व ग्वानिन के मध्य में तीन हाइड्रोजन आबंध जुड़े होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें जुड़े हुए कौन कौन से, एक ही श्रृंखला के किन्हीं दो न्यूक्लियोसाइड के मध्य में 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। इन कुंडल के एक चक्रण में के बीच की दूरी देखिएगा, इसके बीच की दूरी कितने 3.34 एंगस्ट्राम होती है तथा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। एक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 34, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कितना 34, तो 10 पाए जाते हैं तो कितना लगभग में आ जाएंगे 3.4 एंगस्ट्राम आ जाएंगे। तो इसी को कहा जा रहा है 3.4 एंगस्ट्राम पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेक्स्ट, दो कुंडलन बनाने से डीएनए के अणु की दूरी लगभग लंबाई में दो प्रकार की खांच बना लेती है, जिसे दीर्घ खांच तथा लघु खांच कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डीएनए अम्लीय होता है जिसे धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। कहा जा रहा है कि जो डीएनए संरचना होती है यह अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बी डीएनए के एक विशिष्ट खंड केंद्रक द्रव्य में जल की कमी से ए डीएनए में बदल जाता है। इसके ऊपर अब देखिए क्या है कि आगे देखा जा रहा है कि डीएनए का द्विगुणन या किस प्रकार से डीएनए का द्विगुणन होता है या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक होता है। जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक जीव में जो कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन, डीएनए के लिए क्या, कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है। कहा जा रहा है कि जो डीएनए का अणु होता है वह स्वयं का द्विगुणन करता है, जिसमें डीएनए के एक अणु से उसी प्रकार के दो अणु बनते हैं। कहा जा रहा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के एक अणु से उसी आकार के दो अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु द्विकुंडलित होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्र या डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक गुणसूत्र, कहा जाता है एक गुणसूत्र जो होता है इसके संतति गुणसूत्रों में जब आता है तो उसमें कहा जाता है कि दो संतति गुणसूत्रों में टूट जाता है या डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाता है। कोशिका के विभाजन के समय क्या कहा जा रहा है कि कोशिका के विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग संतति कोशिका में बदल जाते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार का डीएनए दोनों संतति कोशिका में डीएनए बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। बार बार ऐसा होने से कोशिका के विभाजन के साथ साथ आनुवंशिक सूचना भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इस सूचना स्थानांतरण के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक होता है। कहा जा रहा है कि डीएनए का द्विगुणन आवश्यक होता है। सिंपल सा है कि प्रत्येक डीएनए
क्या प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है, संतति कोशिकाएं या डॉटर क्रोमोसोम होता है। ये जैसे ही विभाजित हो जाती है तो एक जो गुणसूत्र होता है, जब दो गुणसूत्रों में टूटता है तो इसके जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वह अलग अलग गुणसूत्रों में अलग अलग संतति कोशिका में पहुंच जाती है या बनाई जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके देखिए क्या है, वाटसन व क्रिक के मॉडल की का महत्व क्या है, जैविक महत्व क्या है। देखिए वाटसन और क्रिक का जैविक महत्व क्या है कि वैज्ञानिक वाटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के आधार पर डीएनए के मॉडल का निम्नलिखित जैव महत्व है। नंबर 1, स्वतः द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण, सेल्फ डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले कोशिका के डीएनए अणु का दो पुत्री कोशिका में विभाजन होने के लिए अपने समान दो प्रतिलिपियों में द्विगुणन होना आवश्यक है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव कोशिका विभाजन करके दो पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। तो इसमें कहा जाता है कि जब तक डीएनए स्व द्विगुणन मतलब क्या सेल्फ डुप्लीकेशन नहीं करता है या रेप्लिकेशन नहीं करता है तो वह विभाजित नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने समान दो प्रतिलिपि में द्विगुणित होना आवश्यक होता है। अतः सजीवों के अणुओं में दो प्रतिलिपि में डीएनए आवश्यक होता है। अतः सजीवों के अणुओं में से केवल डीएनए के अणु से ही स्वगुणन की क्षमता होती है। डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षित होता है। कहा जा रहा है कि देखिए डीएनए की प्रक्रिया रेप्लिकेशन या तो सेल्फ डुप्लीकेशन या स्वतः द्विगुणन कहलाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूचनाओं का प्रेषण या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए की विशिष्ट संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रेषण का स्पष्टीकरण होता है। कहा जा रहा है कि देखिए क्या प्रत्येक जीव कहा जा रहा है कि डीएनए का विशिष्ट संरचना होता है जो उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रेषण का स्पष्टीकरण करती है। सभी सूचनाएं डीएनए अणु में कहा जा रहा है कि सभी सूचनाएं डीएनए अणु में नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रम में कोडित रहती है। इस अनुक्रम का किसी ऐसे अणु में अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन संभव है। कहा जा रहा है कि इस अनुक्रम का किसी ऐसे अणु में अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन संभव है जो इन कोडिंग सूचनाओं को केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर ले जाता है। यह कार्य संदेशवाहक आरएनए अणु बनाते हैं। आगे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से डीएनए का अनुलेखन करके आरएनए में तथा आरएनए से अनुवादन द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले डीएनए। देखिए क्या डीएनए, अब देखिए डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन तो बन गया। अब कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से देखिए जब डीएनए से डीएनए बनता है तो अभी पढ़ा गया स्वगुणन या तो इसी को कहा जाएगा सेल्फ डुप्लीकेशन कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो डीएनए से आरएनए बनता है इसे अनुलेखन या इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसी को क्या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन या इसी को अनुलेखन कहा जाता है। क्या अनुलेखन। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देखिए डीएनए से अनुलेखन विधि के द्वारा या ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा आरएनए बनता है। आरएनए से अनुवादन विधि के द्वारा या इसी को ट्रांसलेशन
लेशन के द्वारा जैसे ही ट्रांसलेशन किया जाता है वो आरएनए किस में बदल जाता है, प्रोटीन में बदल जाता है। तो इस क्रिया को सेंट्रल ड्रोगमा भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जब कहा जा रहा है कि आरएनए डीएनए से आरएनए देखिए डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा या अनुलेखन विधि के द्वारा आरएनए बनता है। आरएनए से में अनुवादन या ट्रांसलेशन विधि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से केंद्रकीय सिद्धांत या इसी को सेंट्रल ड्रोगोमा कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझे कि किस प्रकार से एक जीव का या डीएनए का स्थानांतरण और आरएनए में आरएनए का स्थानांतरण प्रोटीन में होता है। आगे क्या है, डीएनए का कार्य क्या होता है। देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं डीएनए का कार्य। डीएनए का निम्न कार्य होते हैं, आनुवंशिक सूचना पहुंचाना। कहा जाता है कि जो डीएनए होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आनुवंशिक सूचना पहुंचाना या सूचना या सेंट्रल क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पहुंचाना होता है। तो डीएनए में सभी आनुवंशिक सूचनाएं नाइट्रोजनी क्षारक के क्रम की व्यवस्था के रूप में निहित होती है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं डीएनए के, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, जो डीएनए होता है, देखिए जो डीएनए होता है उसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के समान वितरण हेतु आवश्यक है। कहा जा रहा है कि जो डीएनए गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं वो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के समान वितरण हेतु आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द्विगुणन रेप्लिकेशन, या कहा जा रहा है कि डीएनए में द्विगुणन की विशिष्ट क्षमता होती है। कहा जा रहा है कि जो डीएनए होती है जो द्विगुणन या रेप्लिकेशन होता है, डीएनए में द्विगुणन की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है जिसके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन अर्धसूत्रण के दौरान पुनर्योजन होता है। कहा जा रहा है कि अर्धसूत्रण के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें डीएनए में पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किसी नए नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने या हटने या गलत द्विगुणन के कारण नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन कहा जाता है। कहा जा रहा है कि किसी नए नाइट्रोजनी क्षार के जुड़ने या हटने या उसमें गलत द्विगुणन के कारण नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन विभिन्न व उद्विकास का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोशिकीय उपापचय, क्या होता है, कोशिकीय उपापचय में देखा जाता है तो यह विशिष्ट आरएनए जो सिंगल स्ट्रेंथ वो एक प्रोटीन एंजाइम तथा हार्मोन के संश्लेषण द्वारा कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि कोशिकीय उपापचय में देखा जाता है या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म हो जाता है या विशिष्ट आरएनए प्रोटीन एंजाइम तथा हार्मोन्स के संश्लेषण द्वारा कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विभेदन या डिफरेंशिएशन में कहा जा रहा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए पर उपस्थित कुछ विशिष्ट जीन्स के सक्रिय होने के कारण जीव के अंगों व उसके कार्यों का विभेदन होता रहता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अनुलेखन द्वारा आरएनए बनता है। डीएनए से क्या होता है, इसमें अनुलेखन की विधि के द्वारा आरएनए बनता है, इसको स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। तो अनुलेखन द्वारा आरएनए बनता है। यह डीएनए की विषम उपापचय प्रक्रिया या हेट्रोकैटेलिटिक या एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें विकास या डेवलपमेंट आरडीएनए अंतर्निहित आनुवंशिक घड़ी के अनुसार जीवों के विकास को नियंत्रित करता है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव में उसकी आनुवंशिक घड़ी के रूप में एक कार्य करता है जिसमें जीवों के विकास को नियंत्रित किया जाता है। जो डीएनए होता है या अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए पर उपस्थित पुनरावृत्त क्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है। जो डीएनए अंगुली छापी में डीएनए की इसी विशिष्टता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीन चिकित्सक या जीन थेरेपी में कहा जा रहा है कि जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक विकारों का उपचार किया जा सकता है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो डीएनए का पराकुंडल या पैकिंग ऑफ डीएनए किस प्रकार से किया जाता है। तो नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के समस्त अणुओं का एक प्रोटीन हिस्टोन की सहायता से बार बार या कई बार कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होना ही डीएनए की पैकिंग या पराकुंडलन कहलाता है। कहा जा रहा है कि डीएनए के समस्त अणु का एक प्रोटीन की सहायता से, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से बार बार कई कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित होना ही डीएनए की पैकिंग कहलाता है या पराकुंडलन कहलाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए अणु बहुत लंबा होता है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला डीएनए बहुत ही लंबा होता है। मानव की प्रत्येक कोशिका में डीएनए की संख्या 46 की संख्या में पाया जाता है। 46 की संख्या में तथा जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई लगभग में 2 मीटर होती है। कहा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में जो डीएनए की लंबाई होती है 2 मीटर होती है और मानव शरीर में लगभग में 10 की घाते 14 कोशिकाएं पाई जाती है या 10 अरब। देखिए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से हम देखेंगे 14 जीरो लिखने के बाद देखते हैं तो लगभग में 10 अरब के लगभग आपका क्या शून्य आता है या 10 अरब कोशिकाएं पाई जाती है। जो डीएनए की कुल लंबाई का लगभग में 2 गुणे 10 की घाते 14 होता है। अब इतने लंबे डीएनए का मानव के एक सूक्ष्म कोशिका के केंद्रक में समाना आसान नहीं होता है। अतः कहा जा सकता है कि जो डीएनए की लंबाई होती है, डीएनए की लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से कई बार कुंडलित होकर कोशिका में व्यवस्थित होता है, जिसे डीएनए का पराकुंडलन कहा जाता है। सिंपल से कहा जा रहा है कि अधिक लंबा हो जाने के कारण डीएनए एक श्रृंखला में नहीं बना रह पाता है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये द्विकुंडलित हो जाता है। इसी कुंडल को कहा जाता है डीएनए का पराकुंडलन कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृति क्या कहलाती है। तो प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिका में जाने के लिए दो दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका में द्वि क्या स्व-द्विगुणन कहलाता है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिका में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। यह दो नए या डीएनए का एक डीएनए का दो भागों में टूटना या दो भागों में कोशिका विभाजन के द्वारा बदलाव, यह क्या करता है, यह प्रक्रिया कोशिका में द्विगुणन कराती है। क्लास बहुत ही लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण आपको प्रत्येक चैप्टर को 2 भागों में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग उसको एक-एक पार्ट को देखते रहिएगा। तो पार्ट 1 आज आप लोगों को कवर किया जा रहा है। पार्ट 2 इसके आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी-सी आप लोगों को रिवीजन करने में भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं पड़ेगा। और लंबा वीडियो रहता है तो थोड़ा-सा बोरियस लगने लगता है, क्लास बोरियस ना रहे, जिसके कारण आपको 2 पार्टों में इसके वीडियो को अपलोड किया जाएगा। और प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर एक नई ऊर्जा के साथ आपको नए चैप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। देखिए, सिर्फ आप लोगों को क्लास अच्छे लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लग रही है तो आप लोग उसको भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।